माननीय विधायक जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार विद्यालय अपनी परंपरा के अनुसार अंग वस्त्र और मोमेंटो प्रदान कर फिर से स्वागत करेगा। तो आपको भी बुला रहे हैं सर, प्राचार्य महोदय सर को भी आमंत्रित कर रहा हूं। बच्चों से निवेदन है कि आप एक बार शुरू होने से पूर्व ताली बजा लें। Honorable members, honorable speaker ma'am. I extremely believe this session will be meaningful. So let's begin today's session with oath and affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Ms. Divya Rawat, who stands at Would you like to take an oath or an affirmation? Oath, please. In which language would you like to take an oath? In Hindi, please. मैं दिव्या जो कि युवा संसद के मंडी लोकसभा से चुनी गई हूँ। मैं दिव्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। धन्यवाद। from Porbandar, Lok Sabha constituency of Gujarat state, will now take an oath or affirmation. Mr. Anmol, please. Oath, please. In which language would you like to take an oath? In English, please. I, Anmol Chauhan, having been nominated as a candidate from Porbandar constituency of Gujarat to fill a seat in the House of People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of the nation. Thank you. Ayodhya, Lok Sabha constituency of Uttar Pradesh state, will now take an oath or affirmation. Mr. Rohit, please. Would you like to take an oath or an affirmation? In which language would you like to take an oath? युवा संसद की अयोध्या उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से चुना गया हूँ। मैं रोहित ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
Permission, Mr. Brother, please. Both please. In which language would you like to take an oath? हिंदी प्लीज। Ma'am, मैं प्रणव नौटियाल जो कि युवा सांसद की अमेठी उत्तर प्रदेश लोकसभा से चुना गया हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर के पहलगाम 22 सरन घास के मैदान में हुई आतंकी हमले प्लेन क्रैश की घटना ने हमारे हृदय को झकझोर कर रख दिया। या कायरतापूर्ण हमले में 26 निर्दोष पर्यटक व प्लेन दुर्घटना में भी कई यात्रियों की जान चली गई। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन सभी शहीदों को जिन्होंने इस क्रूर हिंसा व दुर्घटना में अपने प्राण की आहुति दी। यह हमारे लोकतंत्र और शांति के प्रतीक पर आघात है। मैं दुखी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। हमारा संकल्प अटल है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और कश्मीर में पुनः शांति और समृद्धि को स्थापित करेंगे। Now the House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General, please report the message of condolence. 26 निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं और हाल ही में अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में भी कई निर्दोष यात्रियों ने अपने प्राण गंवाए हैं। मैं मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। यह हमला भारत की एकता और शांति पर प्रहार है। हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। मैं आश्वस्त करती हूँ कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करेंगे। आइए हम सभी एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। ईश्वर दिव्यगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। अपनी श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद की दुर्घटना एवं कश्मीर में पहलगाम में हुआ हमला जो कि आतंकी हमला है, यह बहुत निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी मृतकों के परिवारजनों से कि वे इस दुख की घड़ी में अपने आप को बिल्कुल भी अकेला न समझें, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मुझे आशा है हमारी भारतीय सेना पर कि वह इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। Of the House, Honorable Prime Minister, please introduce new Minister of the House. I have immense pleasure to introduce our newly elected Ministers of the Cabinet. Ms. Prerna, Ministry of Defence. Mr. Amitabh, Ministry of Finance. Mr. Ranit, Ministry of Sports and Youth Affairs. Mr. Sujal, Ministry of Tribal Affairs. Mr. Priyanshu, Ministry of Road Transport and Highways. Thank you, ma'am. Thank you, Speaker Ma'am. Honorable Speaker Ma'am, would the Minister of Tourism please state the latest position? We have formulated a plan, Swadesh Darshan, for integrated development of tourist circuits around some specific themes. We identified 5 circuits: Buddhist Star Circuit, Himalayan Circuit, international travel fairs and exhibitions in the major potential tourist generating regions across the globe, quality infrastructure of tourist destinations and circuits. The ministry has sectioned 1800 crores for the project related to infrastructure development of tourist destinations and circuits.
Our government also increased the Char Dham Yatra in Uttarakhand to promote economy, culture, faith in state of Uttarakhand. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है, जिसका उद्देश्य देश के स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व जानना, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना और जानकारी प्राप्त करना था। महोदय, हमारी सरकार चाहती है कि इस देश की जनता संविधान, संसद और राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व, देश की एकता और अखंडता को समझ सके। महोदय, हमारी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास किए हैं उन्हें मैं अपनी पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मिट्टी में मिला मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, तू मेरी आवाज से आवाज तो मिला, देख तेरे इस देश में क्या क्या हो नहीं सकता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही भावुक और मानवीय संवेदना के साथ दुख और शोक प्रकट करता हूँ उनके लिए जिन्होंने भूस्खलन और बादल पड़ने जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जीवन को खो दिया। अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड का धनाली गांव और हर्षी क्षेत्र जो अपनी हरी भरी वादियों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ बादल पड़ने और भूस्खलन के कारण कई घर तबाह हो गए और कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। ऐसी कुछ घटनाएं हिमाचल प्रदेश और पिछले वर्ष केरल के वायनाड क्षेत्र में भी देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, ऐसे बढ़ते पर्यावरण मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार इन पे क्या कदम उठा रही है? हर साल हमारे देश में मानसून का मौसम आता है तो हमारे देश की जनता में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन हमारी सरकार की खराब नीतियों और उनसे होने वाले पर्यावरण क्षति के कारण और दुख में बदल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकार की नीतियां खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार से चाहूँगा कि वे अपनी नीतियों में सुधार लाएं और ऐसे पर्यावरण मुद्दों में सोच विचार करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Minister of Forest, Environment and Climate Change, Ms. Priya, please. धन्यवाद। तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य शुरू हो गए। SDRF, NDRF, भारतीय सेना, IT, BRO और स्थानीय पुलिस की 1000 से अधिक टीमों ने काम किया। मौसम खराब होने के बावजूद महोदय, हमारी सरकार ने हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अर्धमैनिक उपकरणों का उपयोग कर 1300 से अधिक तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों को बचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली का दौरा किया, प्रभावितों से मिले और आपदा ऑपरेशन सेंटर के सांसदों से संसद भवन में मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। महोदय, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी सहायता का वादा किया। महोदय, हमारी सरकार ने भारतीय वायुसेना के द्वारा MI-17 हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई और BRO ने क्षतिग्रस्त सड़कों की और आश्रय की व्यवस्था के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने राहत कार्य की समीक्षा की और सभी एजेंसियों को 24/7 अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या उपाय कर रही है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आए रेमल चक्रवात ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं तथा मेरी भारत की जनता यह जानना चाहती है कि भविष्य में आने वाले ऐसे विनाशकारी चक्रवातों से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या उपाय करेगी? चक्रवात तो हर वर्ष आएंगे, तबाही भी हर वर्ष होगी, पर हमें अपनी जनता को यह आश्वासन देना है कि वे सुरक्षित हैं। महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सम्मान करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने एसोसिएटेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए एक मिशन शुरू करने की मांग की है। मौसम विभाग की चुनौतियों को महसूस करने और आपदा पूर्वानुमान सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। महोदय, SDRF ने IIT रुड़की के वैज्ञानिकों के साथ सर्वेक्षण किया और जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। नजर को बदला जाए तो नजारे भी बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
भारत और नेपाल के बीच की सीमा बात करता जा रहा है, जिसमें लिपू लेक, लिपिया धारा, काला पानी और काली नदी जैसी क्षेत्र शामिल है। आखिरकार हमारी सरकार दृष्टि पर कर क्या रही है? यह हर कुछ लगातार बेरोजगार जा रही है। Honorable Speaker, ma'am, both countries, India and Nepal, have relationship between bread and daughter. A unique relationship with Nepal and India. Nepal open border due to which they share a long tradition of free movement of people across the border. According to the recent data, 16 lakh Nepalis live in India and 6 lakh Indians live in Nepal with domicile. The demarcation between India and Nepal. In British period, by the Treaty of Sugauli in 1860, India has rejected the map of Nepal by the Treaty of Sugauli. Respected ma'am, Nepal shares 1800 km long border with India. It shares with 5 states of India like Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. The disputed areas like Kala Pani, Limpiadura, Lipu Lake of Uttarakhand. Respected ma'am, Nepal is surrounded by 3 sides by India, both countries' history of bilateral relations. Ups and downs for the last 2 years, during the last visit of our Prime Minister to Nepal, both countries' leaders decided to solve the border problems. Dispute for once and for all. We also counter the Chinese foreign policy for Nepal. Any supplementary? No supplementary. Question number 04, Mr. Shashank, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यानी प्रवर्तन नीति के क्या निहितार्थ है, साथ ही साथ इसके सकारात्मक परिणामों को जानना चाहता हूँ तथा भविष्य में इस पॉलिसी को लेकर आने वाले जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। वास्तव में इन विवादों के हेतु कौन जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्री कृपया। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवर्तन नीति माइग्रेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना तथा विविध संस्कृतियों का आदान प्रदान है। प्रवर्तन नीति माइग्रेशन पॉलिसी के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आवासीय हिंदी क्षेत्रों में भेजा जाता है। इससे 2 क्षेत्रों के लोगों की खान-पान की संस्कृति, बोली एवं रहन-सहन का तरीका पारस्परिक आदान प्रदान होता है। महोदया, यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल है, लेकिन जब कभी इस नीति के अंतर्गत कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय कारणों को ज्ञात कर उसका समाधान कर दिया जाता है। महोदया, नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर काम करती है, जो कि देश की एकता और अखंडता को बढ़ाता है, क्षेत्रीयवाद को कम करता है व अखंड भारत का निर्माण करता है। Any supplementary? No supplementary. Question number 05, Ms. Srishti, please. सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में गैर संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण समाज में ऑनरगिरी जैसी कई और बड़ी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी पंचायतों पर हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठाती है। Minister of Social Justice and Women Empowerment. जीवन साथी चुनने तक में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहती हूँ ये कैसा समान अधिकार है। माननीय मंत्री महोदया, कृपया बताएंगे आप। और उनके द्वारा लिए गए निर्णय मानव अधिकारों और महिला अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार की असंवैधानिक संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य के प्रमुख सचिवों व पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। महोदया, बैठक के पश्चात राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर इस प्रकार की असंवैधानिक संस्थाओं व संवैधानिक उल्लंघनों के मामले पर कानूनी तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा की जा रही है। पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह केवल कहने के लिए ही है। वास्तविकता तो इससे विपरीत ही है, क्योंकि आज भी समाज में स्त्री को स्वेच्छा से घूमना फिरना एवं स्वेच्छानुसार अपना जीवन साथी चुनने तक में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहती हूँ ये कैसा समान अधिकार है। माननीय मंत्री महोदया, कृपया बताएंगे आप। सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा अपने
अपने तथा अपने परिवार के झूठे सम्मान के लिए अपने ही बच्चों की हत्या कर दे रहे हैं। महोदया, तथा ये असंवैधानिक ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की महिलाओं व लड़कियों के लिए कई असंवैधानिक निर्णय लेती है, जैसे कि महिलाएं व लड़कियां घर के बाहर अकेले नहीं घूम सकती और अपना जीवन साथी स्वयं नहीं चुन सकती है। महोदया, मैं स्वयं एक स्त्री होने के नाते अपने उद्गार को नहीं रोक पा रही हूँ। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारी पुरुष प्रधान समाज में रही बिन अधिकार सृष्टि की रचना करे, पाले घर संसार, आजीवन संसार में सहती दुख अपार। स्वतंत्र जीवन का है पहला अधिकार, नारी बस दासी रही और रही लाचार। जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव तो ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संगार, तो ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संगार। अब ऑनर किलिंग नहीं होगी, हम इसके लिए सब कानून लाएंगे। बेटियां अब लाचार नहीं रहेगी, हम उन्हें मजबूत बनाने का काम करेंगे। महोदया, मैं बताना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सामाजिक न्याय की ओर एक बेहतर कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम महिला सशक्तिकरण, लिंग अनुपात को बढ़ाने और भ्रूण हत्या को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है। महोदया, लिंग अनुपात में जिन राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात बहुत कम देखा गया, वहीं 2021 की जनगणना के अनुसार इन आंकड़ों में सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। महोदया, हमारी सरकार वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन योजना और नारी सम्मान जैसी कई योजनाएं चला रही है। महोदया, हमारी सरकार महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और समर्पित है। कहाँ तक फलीभूत हुए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों में सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और स्वच्छ भारत मिशन में जन भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय स्पीकर महोदया, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन और समकालीन सरकारी प्रयासों से प्रेरित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इस विशाल अभियान ने सफलतापूर्वक देशव्यापी भागीदारी को संगठित किया और जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन आंदोलन के रूप में चिन्हित हुआ। 2019 तक इस मिशन ने 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण पूरा किया, 6 लाख से ज्यादा गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। जो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि थी और सतत विकास लक्ष्य 4.2 के अनुरूप था। महोदया, मैं बताना चाहती हूँ इस मिशन के कई फायदे देखे गए हैं, जैसे स्वास्थ्य सुधार के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हुई हैं। इसका सीधा कारण बेहतर स्वच्छता है। आर्थिक लाभ के मामले में भी खुले में शौच से मुक्त घरों में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य लागत पर प्रतिवर्ष औसतन
स्वस्थ ही नहीं दिखता है। Honorable Speaker, ma'am, there has been serious breach of privilege by the members of ruling party. Days before, serious and confidential issue relating is now a topic of security debate. Ma'am, before deciding for any implement or development project in GDP, let them know the rules, regulations and decorum of the parliament. Let them know the people are ashamed of their representatives whom they have chosen. कहने को हमारी सरकार के संसद में बैठे हैं, परंतु इन्हें संसद की मर्यादा और गोपनीयता की समझ बिल्कुल भी नहीं। Have you given notice about the situation earlier? Yes, ma'am, I have given notice already. It will be agreeable. Minister of Renewable Energy and Resource, please. Identification of industrial sector promising from commercialization of solar energy, market assessment of geothermal energy in Himalayan region, Delhi International Solar Alliance in Paris. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे साथ आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी विकास कर रहे हैं, वो आर्थिक निवेश कर रहे हैं। हम सबको साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का विकास करना है, जिससे कि आने वाले भविष्य में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस पर हमारी निर्भरता कम हो सके। तथा महोदय, हमारा यह भी प्रयास है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के जिस संकट से गुजर रहा है, उससे निपटने में भी हम सक्षम होंगे। इसके साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि हम जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को सीमित कर सकें। Attention please. Now I have to make an important announcement on my own behalf and on the behalf of honorable members of the House. I have extreme pleasure in extending my warm and hearty welcome to the Chinese parliamentary delegation which now is seated in special box. They are very high-powered delegation of Chinese parliamentary. I wish them comfortable and fruitful stay in our country. Thank you. Now I request Secretary General to report the message of Upper Chamber of the Youth Parliament. Secretary General, please. Madam, I have to report the... Is a matter of serious concern because it reminded us the Cargill Institution of 1999 on. Honorable Speaker, The following message that I received from Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament is that the regulation of the sports body bill that is passed by the government in the last session hence is rectified and ready for the President's approval. महासचिव, राज्यसभा द्वारा पारित की गई विधेयक को इस सदन के सभा पटल पर रखेंगे। Madam, I lay on the table of the House regulation of sports body bill 2025 passed by the Upper Chamber. Now moving on further, let's begin the 0 hour. Miss Aditi Nautiyal, please. thank you, Speaker Ma'am. Respected Speaker Ma'am, as the whole nation that the Prime Minister talks about peace, whereas Pakistan dragged our villages. Why the government is keeping eyes closed on the nation's security? I hope the government will take eastern action on Pakistan, otherwise it will make the image of our country as weak country. सीबीआई को विजय मध्ये तोते की संज्ञा दी। एक सप्ताह पहले ही कुछ राजनेताओं के खिलाफ चल रही आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच को बंद करने का निर्णय लिया गया। क्या गजब का निर्णय लिया है? ये निर्णय राजनीति से प्रभावित है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। महोदया, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कल की बात करता था उसी का कल नहीं आया। जो कल की बात करता था उसी का कल नहीं आया। वह जो रातों को पढ़ता था वही अब कल नहीं आया। वह जो रातों को पढ़ता था वही अब कल नहीं आया। बड़ी हैरत हुई सबको जिस हालात में उसे लौटाया। बड़ी हैरत हुई सबको जिस हालात में उसे लौटाया। शायद इनके गांव में कभी पागल नहीं आया। अध्यक्ष महोदय,
का एवं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि यह मुद्दा हमारे देश के खिलाफ परीक्षा प्रणाली का ही नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य का है। यह मुद्दा उन लाखों युवाओं के आंसुओं का है। यह मुद्दा उन लाखों युवाओं की मेहनत का है जिनके साथ गंगोर प्राप्त किया गया। अध्यक्ष महोदया, मैं बात कर रहा हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। भारत की एक ऐसी संस्था है जिस पर देश के लाखों युवा भरोसा करते हैं कि यह उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए खड़ा है, लेकिन आज यही संस्था एक विश्वासघात का प्रतीक बन चुका है। अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में लाखों युवा हैं जो गांव देहात से आते हैं, कर्ज लेकर के उनके माता पिताओं को शहर की छोटी छोटी कोठरियों पर मजबूर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके हाथ में किताबें नहीं। आखिर वो युवा है कहां? वो युवा आज सड़क के किनारे बैठा है और अपने हक की भीख मांग रहा है। अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहूंगा, हमारी सरकार तो इसे अनदेखा कर रही है, परंतु आपके सामने सब कुछ है। ये चीजें हमारे युवाओं की है जो सदन की दीवारों के बाहर है। ये कैसा तंत्र अध्यक्ष महोदया? मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी कोई सरकार को परीक्षा करवानी हो तो परीक्षा पेपर वो लीक हो जाता है। अगर पेपर हो रहा है तो उसकी डेट स्थगित हो जाती है। अगर परीक्षा हो भी गई तो उसका परिणाम सालों बाद आता है, और अगर परिणाम आ भी गया तो उसमें भी धांधली और भ्रष्टाचार साफ नजर आता है। ये चीज है हमारे युवाओं की। अध्यक्ष महोदया, युवाओं के साथ अपराध के साथ साथ हमारे संविधान का उल्लंघन हमारे देश की राजधानी में किया जा रहा है। वह शिक्षक जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, आर्टिकल 19A उसको स्वतंत्रता देता है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारत के किसी भी क्षेत्र में कर सकता है। अध्यक्ष महोदया, उसी युवा को आज हमारी सरकार की पुलिस ने लाठी डंडों से मारकर उस पर हमला किया, उसका हाथ तोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदया, शिक्षक की गलती क्या थी जो सिर्फ अपने छात्र के अधिकार के लिए, अपने छात्र के हक के लिए लड़ रहा है? अध्यक्ष महोदया, मेरी सरकार से कुछ मांगे हैं। इस SSC घोटाले में जितने भी लोगों ने घोटाला किया है उन सभी पे कार्यवाही को एक निष्पक्षता उच्च स्तरीय जांच बिठाई है और सरकार आश्वासन दे हमारे युवाओं को कि आगे जो भी परीक्षा होगी निष्पक्ष तौर से होगी। अध्यक्ष महोदया, युवा हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। हमारा कर्तव्य बनता है उन युवाओं की सुरक्षा। अध्यक्ष महोदया, इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार इस विषय को गंभीर जरूर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, आप सभी को मौसम विभाग के अनुसार देश में 15 सितंबर तक उत्तर भारतीय नदियों में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की संभावना प्रकट है, जिसके कारण गंगा नदी और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण दलहन और तिलहन फसलों की बुआई नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ आसपास रहने वाले लोग विस्थापित हुए हैं और जनधन की हानि हो रही है। अगर बाढ़ की संभावना बनी रही तो आने वाले दिन किसानों के लिए मुश्किल बनेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि बेहतर मानसून और बाढ़ की संभावना को गंभीरता से लेते हुए पहले से ही उचित कार्य योजना तैयार करें, जिससे किसान तथा आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सके। Motion. Ms. Aditi will call the attention of the Defence Minister. Ms. Aditi, please. Honorable Minister and Warren, erected in several parts of Andhra Pradesh, Assam, West Bengal and Manipur. After the declaration of carrying out a separate state, Telangana from Andhra Pradesh and action taken by government thereof. न तो राजनीतिक है न ही चुनाव। PFI पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य कारण इसका समाज में फैलाई जा रही नफरत है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी तथा राज्य पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि बहुत सोच समझकर PFI पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। जहाँ तक इसको लेकर कोई हिंसा की बात है, केंद्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार दोनों हिंसा से निपट रहे हैं। नवीनतम सूचना के आधार कई जगहों पर धारा 144 लागू है। माननीय सदस्य द्वारा कुछ अन्य संगठनों से मैं केवल यही कहना चाहूंगी, जो भी देश को तोड़ने की बात करेगा उसको प्रतिबंधित करें तथा कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी। It is a landmark decision keeping in view the security issue, godly
आतंकी हमला हुआ और लगातार कश्मीर में ऐसी आतंकी घटनाएं देखने को मिलती है। इनसे निपटने के लिए हमारी सरकार के पास क्या रणनीति है? नहीं देखे जाते, ये बिगड़ते हुए चेहरे नहीं देखे जाते। जबकि हद भी मुकर्रर है, तो सुन ले जाने, अब सैनिकों के जनाजे नहीं देखे जाते, अब सैनिकों के जनाजे नहीं देखे जाते। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सदन के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता, हमारे वीर सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को नमन करती हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐतिहासिक सफलता बनाया। यह न केवल एक सैन्य सफलता है, बल्कि भारत की एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को धड़ पूछकर क्रूरता से मार डाला। यह न केवल एक आतंकी हमला था, बल्कि भारत की एकता और सौहार्द को तोड़ने की साजिश थी। मैं देशवासियों की एकजुटता को सलाम करती हूँ, जिन्होंने इस साजिश को नाकाम किया। ऑपरेशन सिंधु, जो 6 और 7 मई 2025 की रात को शुरू हुआ, भारत की आतंकवाद के खिलाफ टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने एकजुट होकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को 25 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया। माननीय सभापति महोदय, यह न केवल एक सैन्य सफलता है, बल्कि देश की भावनाओं का प्रतिबिंब है। सिंदूर नाम उन माताओं, बेटियों और बहनों को समर्पित है, जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना। यह हमारा अटूट संकल्प है कि आतंकवाद का हर प्रयास धूल में मिलाया जाएगा। मैं विपक्ष से आग्रह करती हूँ कि वे इस मुद्दे पर राजनीति न करें। आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई केवल एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। कुछ लोग पाकिस्तान के पक्ष में बोलकर देश की एकता को कमजोर कर रहे हैं। मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ, जब हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया, तब उनकी खुशी क्यों नहीं दिखी? अंत में मैं देशवासियों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अपना समर्थन दिया। हमारे सैनिकों ने न केवल आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पूरे विश्व भर में भारत की तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता को स्थापित किया। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाईसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, आतंकवादियों ने न केवल भारत की शांति को भंग किया, बल्कि देश की एकता और पर्यटन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को सजा दिलाने तथा इस हमले का बदला लेने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, एवं आतंकवाद से निपटने के लिए आपकी सरकार ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए हैं? सभापति महोदय, ऑपरेशन महादेव, जो 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के पास लिडवाल सलमान क्षेत्र में शुरू हुआ, इस हमले का जवाब था। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के चिनार कोर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। खुफिया जानकारी के आधार पर, जिसमें स्थानीय लोगों और खाना बदोशों का सहयोग शामिल था, हमारी सेनाओं ने दाजिगाम जंगल में छिपे 3 आतंकवादियों सुलेमान शाह, अफगान और जिब्रान को ढूंढ निकालकर उन्हें मार गिराया। सुलेमान शाह, जिसको हासिल कुशा के नाम से भी जाना जाता है, इस हमले का मास्टरमाइंड था। माननीय सभापति महोदय, इस ऑपरेशन की सफलता हमारे सैन्य तंत्रों की सटीकता और सेनाओं की त्वरित कार्रवाई का परिणाम है। अंत में मैं देशवासियों को यह भरोसा देती हूँ कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेगा। भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीते जागते राष्ट्र की आत्मा है। अगर कोई हमारा धर्म पूछकर मारेगा, तो हम अपना धर्म बताकर मारेंगे। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, भारतीय भारतीय कह के मारेंगे। लिखा जिसको शहीदों ने वो अफसाना न भूलेगा, लिखा जिसको शहीदों ने वो अफसाना न भूलेगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पहलगाम पुलवामा न भूलेगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान पहलगाम पुलवामा न भूलेगा। सामाजिक न्याय मंत्री विधेयक की पुनर्स्थापना करेंगे। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री कृपया। महोदय, हमारा उद्देश्य समाज की प्रगति और सामाजिक आवश्यक पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, जो कि पिछली सरकार
जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान संशोधन विधेयक की पुरस्तावना के लिए अनुमति प्रदान की जाए। Those who are in favor will please say aye. Those who are in against will please say no. So I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is passed. महोदया, मैं विधेयक को पुरस्तावित करती हूँ। धन्यवाद। Now the House will take up consideration to the Uniform Civil Code Bill, which already had been introduced in the last session. Minister of Home Affairs, please. Honorable Speaker Madam, the Uniform Civil Code, Saman Nagrik Sanhita, is a proposal in India to formulate personal laws of all citizens, which apply equally to all citizens regardless of their religion. Which apply equally to all citizens regardless of their religion. यानी बिना किसी धर्म के आधार पर सभी नागरिकों में समान रूप से लागू होगा। Currently, personal laws of minority religious communities are covered by their religious scriptures, पर अब ऐसा नहीं होगा। Personal laws mainly covers marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance, while Article 25 to 28 of the Indian Constitution guarantees religious freedom to all citizens and allow religious groups to maintain their own affairs. Article 44 of the Indian Constitution, part of DPSP, Directive Principle of State Policies, Rajyaniti के निर्देशक सिद्धांत expects the Indian state to apply directive principles and common laws uniformly to all citizens, formulating national policies. Speaker Madam, following India's independence, Hindu code bills were introduced, which largely codified and reformed personal laws in various sects among Hindu religion. UCC emerged as a crucial rule of topic in Indian politics following the Shah Banu case in 1985. The debate arose on the question of making certain laws applicable to all citizens without abridging the fundamental rights to religious function. The debate then focused on the Muslim laws. समान नागरिक संहिता बिल के पारित होने से भारत के सिविल मामलों में नई क्रांति छाएगी और अब इससे होने वाले लाभों की ओर चलते हुए मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। Clause 1, Gender Equality and Justice. Clause 2, National Integration and Unity. Clause 3, Simplification of the legal system. Clause 4, Social Reform and Progress. Clause 5, Strengthening Secularism. Clause 6, Modernity. And we establish the rule of law in India. UCC, Uniform Civil Code, would describe discriminatory practices against women in field of marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance. यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ाएगा और विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। मुस्लिम महिलाएं भी बाकी धर्मों की महिलाओं की तरह अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम चल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक नया सूर्य उगाना है, जिद है एक नया सूर्य उगाना है, अंबर से भी ऊंचा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है, एक भारत नया बनाना है। Member of Opposition, Ms. Khyati, please. Speaker ma'am, thank you. A major problem of implementing it are the country's diversity and religious laws, which not only differ by sect-wise but also by community, caste and religion. India is a secular nation, which means a separation between religion and state matters. The UCC is harmful for religious freedom, cultural diversity, which creates social and political unrest. Infringe on the right to practice religious freedom, especially for minority communities, and led to the erosion
Scared customary laws that define tribal life. UCC is harmful for our country and nation. Tribals like Khasis of Meghalaya, Nagas of Nagaland, and Santalas of Jharkhand have unique systems governing marriage, inheritance, and law ownership, rooted in centuries of tradition. For example, the Khasis matrilineal system empowers women by passing property through a female line, a practice that could be disrupted by the UCC's standardized inheritance. Voting Article 29 of our Constitution, which guarantees the right to preserve the culture. Member of Government धन्यवाद अधिकारी कदम है जो भारतीय समाज में सामाजिक संरचना को बढ़ाने का काम करेगा। सभी दल विविधता के साथ समान नागरिक संहिता का पालन करेंगे। अब तक जो कुछ दल अपने व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों से चल रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की प्रथा को मान्यता है कि एक मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता है, क्योंकि यह उनका पर्सनल कानून कहता है पोलिगमी लीगल है। पर अब ऐसा नहीं होगा। सभी धर्मों के लिए समान नागरिक कानून कोडिफाइड होंगे। हम खत्म करेंगे ट्रिपल तलाक को, तलाक के बिदअत को और हलाला जैसी कुरीतियों को। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में जो संवैधानिक विषय है, व्यक्ति की निजता का हनन करते हैं, उन खामियों को दूर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ, मैं सम्मान नागरिक संहिता के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं सम्मान नागरिक संहिता के साथ खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमारे मूलभूत संवैधानिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता एवं पंथ निरपेक्षता की बात की है, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए स्वतंत्र है। यह धर्म की बात है और धर्म आस्था का विषय है। एक लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी शर्म आ रही है यह देखकर कि हमारे संविधान का कैसे उल्लंघन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपने कभी हमारे हित की बात की होती, अगर कभी हमारा साथ किया होता, तो आज संविधान का ऐसा अपमान नहीं होता। जब बात यूसीसी की होती है तो मन में एक सवाल उठता है, क्या भारत की जो सदियों से चलती आ रही इस अनोखी सी परंपरा और विविधताएं हैं, इन सबको एक ही रंग में रख दें? भारत एक गुलदस्ते के समान है। इसमें अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू के साथ आते हैं। क्या इन सभी को एक ही रंग में रख दें? भारत की सुंदर विविधताएं और परंपराएं ही भारत की पहचान है। यही भारत की असल ताकत है। क्या हम इस ताकत को ऐसे ही खो दें? माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के पंडितों के विवाह संस्कार से लेकर तमिलनाडु के जनजातियां, तमिलनाडु के आदिवासियों के अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज, उन सब की अलग अलग कहानियां हैं, उन सब की अलग अलग रूह है। ये जो रीति रिवाज, जो विधियां हैं हमारे देश या देश की धड़कनें हैं, हम इनको ऐसे ही बंद नहीं होने दे सकते। इन सुंदर परंपराओं को हम एक कानून के अंदर बांध नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। जिनकी खामियों का जिक्र कर रहे हैं, हम उनका संदेह मिटा देते हैं। हम ट्राइबल डाइवर्सिटी को हार्म नहीं कर रहे हैं। अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्रों पर समान नागरिक संहिता बिल लागू नहीं होगा। भारत की विविधता में एकता व अखंडता बनी रहे। Honorable Prime Minister, please. समान नागरिक संहिता बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत लाया गया है। अनुच्छेद 44 जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 भारत सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को यह निर्देशक की DPSP राज्य के नीति निर्देशक
लाना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है और हम कल्याणकारी सरकार के रूप में, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम है। अध्यक्ष महोदय, भाषा को न्यायालय में हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रशासन में शामिल कर सकते हैं, राज्य की नीतियों में हम शामिल कर सकते हैं और हमारी सरकार यही कार्य कर रही है। तुम्हारी सोच के साँचे में डर नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में डर नहीं सकता, चाहे जितनी गाली दो विचार बदल नहीं सकता, विचार बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो तुम, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो तुम, तुम्हारी लोह से ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लोह से ये लोहा पिघल नहीं सकता। में व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के मामले देखे जाते हैं। हम चाहते हैं कि फैमिली लॉज में परिवर्तन किया जाए। नागरिक कानून हमारे देश में अब समान लागू किए जाएंगे, जैसे मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस सभी धर्मों पर एक समान लागू किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी धर्मों के व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों में व्यक्तिगत धार्मिक कानून विविधतापूर्ण है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों के ऊपर समान कानून व्यवस्था स्थापित करना है। यह हमारी उद्देशिका में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का आधार बनेगा। महोदय, हमारा उद्देश्य सभी धर्मों की विविधता को बनाए रखते हुए एक समान स्तर पर लाना है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों का संरक्षण करना और सभी अनोखी व अच्छी परंपराओं का समावेश करते हुए समान नागरिक संहिता कानून को लाना है। हमारा उद्देश्य सामाजिक समरसता की स्थापना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, घरेलू हिंसा से निजात, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का निर्माण करना है, जिससे आने वाले भविष्य में विकसित भारत की राह परिकल्पित होगी। महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए। At last, now the House may please pay attention to the major clause consideration. Uniform Civil Code, UCC, applied equally on all citizens in civil matters which promote rule of law. Those who are in favor may please say aye. Those who are against may please say no. Please maintain silence and norms of the Parliament. Uniform Civil Code, UCC, does not affect unique cultural identity and freedom. Those who are in favor may please say aye. Those who are against, there is the ratio of 51 to 49, so I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Next bill is going to be passed. Those who are in favor may please say aye. Those who are in against, I hope all will follow the decision without party affiliations. So now the bill is going to be passed. Now the House is adjourned to meet again on 5 September 2025. Thank you. महोदय, आज के डेट में क्यों हर जगह अपने तिरंगा लहरा रहा है? महोदय, इसीलिए क्योंकि हम डिसिप्लिन के लोग हैं। हमने डिसिप्लिन सीखा, डिसिप्लिन ही हमारी लाइफ है, राइट?
तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा भाइयों और बहनों कि जो डिसिप्लिन है वो हमारी लाइफ का एक तरीके से चाबी है की ऑफ सक्सेस ना। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो, चाहे घर में हो बाहर हो। अब हम यहाँ से घर नवोदय से जब गांव जाते हैं, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, रूरल के लोग हैं, तो हमारा अलग ही पहचान होनी चाहिए कि हम किस तरीके के लोग हैं, कैसा रहन सहन, उठना बैठना, लोगों के साथ बात कभी कहीं इतना बाबा तेरी हुआ ऐसा कोई बोलते हैं ओए। अगर इस शब्द में का प्रयोग हम लोग करेंगे तो शायद जो बाहर के बच्चे और हमें थोड़ा अंतर क्या रहेगा। तो यही बात मैं आपके बीच में एक मैसेज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मैं जीता जागता एग्जाम्पल में हूँ। मेरे साथ बहुत ही सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्ष जी आए, श्री रामचंद्र पवार जी हमारे बीच में। आपका प्रिंसिपल सर मेरे तो हमेशा टीचर ही है, मेरे गुरु ही है, क्योंकि मैं इस नवोदय संस्थान से निकला हूँ। हमेशा मेरे लिए तो गुरु रहे, कोई भी हो चाहे कल ज्वाइन न करें। मेरा छोटा भाई है यहाँ प्रजापति, ये टीचर्स है। जब मैं पढ़ता था तो मैं छोटा बच्चा था, लेकिन आज के डेट में गुरु है तो मैं इसको गुरु ही बोलता हूँ। अरे वो भैया बोलता है अलग बात है, क्योंकि वो गुरु का स्थान कभी कोई ले नहीं सकता है। हमारे पाठक सर है हमेशा, सॉरी पाठक सर एस के पांडे साहब है। मैं पांडे साहब को जब भी देखता हूँ इनके चेहरे पे स्माइल रहती है। बच्चों को पूछना है कि स्माइल क्या रहा है साहब किसी भी देश में जब भी मिले तो कहीं ना कहीं रीजन है इसका। काम तो हंस के भी करना है, रो के भी करना है। पढ़ाई का आप रो के भी करोगे, हंस के भी करोगे, करनी तो पढ़ाई। लास्ट एग्जाम में बैठना है तो ये क्या है, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, राइट। मेरे साथ बहुत सम्मानित जो जूरी का काम आज इनको जो है असेसमेंट करने का मौका मिला है मुझे। गुरु जी के साथ हमारे बहुत ही सम्मानित जो BL जोटा, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो समाज की दिशा और दशा तय करता है और लोगों को सच्चाई में बताऊं, बुरा मत मानना, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, काफी लोगों जो है आज के डेट का थोड़ी पत्रकारिता डिफरेंट हो गई है। थोड़ी कुछ लोग स्वार्थ की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन सच्चाई ये बात है कि अगर पत्रकारिता है, पत्रकारिता से ही देश चलता है। उससे पक्ष की भी आंखें खुलती है, विपक्ष की भी आंखें खुलती है और समाज की आंखें भी खुलती है। ये जो इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा गया, ये आईना दिखाता है। तो हम मेरे अभिभावक जैसे यहाँ के आपके बच्चे भी इसी नवोदय से पास आउट हुए हैं। आदरणीय राधा कृष्ण मुनियाल जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत है।